सुप्रभात बच्चों। कल की कक्षा में हमने कार्नेलिया का गीत कविता की व्याख्या को पुनः समझ करके लिखा था और उसका विशेष पर हमने चर्चा की थी। विशेष के कुछ बिंदु लिखने से रह गए थे, उन्हीं को लिखवाते हुए हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे। किसी को कोई संशय हो तो अवश्य पूछिएगा, ठीक है। और जो व्याख्या आपको लिखवाई गई है वो सभी प्रश्नों को अपने अंदर, प्रश्नों के उत्तर को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। आप व्याख्या को ध्यान से पढ़ेंगे तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको स्वतः मिलते जाएंगे। तो कृपया प्रश्नों के उत्तर स्व प्रयास से लिखने की अभ्यास करेंगे आप लोग, और पुस्तिका में प्रश्नोत्तर लिख करके मेरे पास भेजेंगे, ठीक है। आपको मैं विशेष के महत्वपूर्ण बिंदु लिखवा रही हूँ और मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, पुनः दोहराती हूँ कि जो विशेष के बिंदु हैं वो आपको कहाँ कहाँ काम आ सकते हैं। आप में से कोई बताएगा? मैंने कल भी बताई थी ये बात कि विशेष के जो पॉइंट्स हैं, जो बिंदु हैं आपको लिखवाए जा रहे हैं, उनको आप किन किन प्रश्नों में प्रयोग ला सकते हैं। एक कला पक्ष। वेरी गुड। अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है काव्य सौंदर्य या काव्य सौष्ठव का, तो उसमें दो भाग होते हैं, एक होता है भाव पक्ष, एक होता है कला पक्ष। कला पक्ष और विशेष एक ही बात है, ठीक है। अगर आपको कला पक्ष लिखना आ जाता है तो ये विशेष वाले सारे पॉइंट्स उसमें आप डाल सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो इस तरह से आपको व्यंजना कौशल पर प्रश्न पूछा जाता है या शैली और शिल्पगत प्रश्न पूछा जाता है, तब भी यही जवाब आपका बनेगा, ठीक है। तो प्रश्न के उत्तर एक ही है और प्रश्न अलग अलग रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके लिए आप मानसिक तौर से तैयार रहिएगा, ओके। अब आपको मैंने पहला पॉइंट जो लिखवाया था प्रिया एक बार दोहरा दीजिए ताकि उसके आगे हम कंटिन्यू करें। विशेष प्रस्तुत पद्यांश में भारत के प्राकृतिक वैभव की अत्यंत सुंदर शैली में वर्णना की गई है। प्रस्तुत पद्यांश में भारत के प्राकृतिक वैभव का, की नहीं आएगा, प्राकृतिक वैभव का अत्यंत सुंदर शैली में वर्णन किया गया है, ठीक है। ये सबने कल लिख लिया होगा। आज अब दूसरा पॉइंट इसका लिखिएगा। प्रसाद जी की भाषा संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान शब्दावली है या तत्सम प्रधान भाषा है। मैम फिर से बोलने का। संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान भाषा है। अगला लिखिएगा। यह गीत छायावादी शैली में लिखा गया है। यह गीत छायावादी शैली में लिखा गया है। मैम ये इसी पॉइंट में लिखना है फिर अलग पॉइंट? नहीं, अलग अलग बनाइए बेटा। यह गीत छायावादी शैली में लिखा गया है। अगला लिखिएगा। प्रतीकों व बिंबों के प्रयोग द्वारा, प्रतीकों व बिंबों के प्रयोग द्वारा अपनी बात को कहने का प्रयास किया गया है। इसके बाद लिखिएगा। उड़ते खग, उड़ते खग का अभिधा परक अर्थ है पक्षी। मैम उड़ते खग का अभिधा परक मतलब सीधा सीधा अर्थ क्या है, यहाँ पर शाब्दिक अर्थ क्या है? पक्षी। और इसका लाक्षणिक और व्यंजनात्मक अर्थ लिख लीजिए आप। इसका लाक्षणिक एवं व्यंजनात्मक अर्थ
संसार के सभी मनुष्य हैं। भाषा की 3 जो है वो शैली मानी जाती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीनों मैंने पहले भी आपको स्पष्ट की हुई हैं। अभिधा में बात को सीधे सीधे कहा जाता है, लक्षणा में लक्षणों के आधार पर बात को प्रस्तुत किया जाता है, और व्यंजना में एक अलग अर्थ व्यंजित होता है प्रस्तुत अर्थ के अलावा, तो इसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना 3 शब्द शक्तियां मानी जाती है भाषा की। उसमें से यहाँ पर अभिधा परक अर्थ आपको बताया उड़ते खग का कि पक्षी है, परंतु इसे लाक्षणिक और व्यंजनात्मक शब्द का अर्थ क्या निकलता है, संसार के सभी मनुष्यों की ओर संकेत किया गया है कि संसार के सभी मनुष्य भारत भूमि पर आश्रय पाते हैं। नहीं वही ठीक है, लिख लिया सबने? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों शक्तियों के आधार पर ये विशेषता आपको बता दी गई है। इसके बाद लिखिएगा आपका माइक ऑफ है। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ बेटा। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला लिख लीजिएगा, गीतात्मक एवं प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। गीतात्मक एवं प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। समीर सहारे, समीर सहारे, नीड निज, एक बार दोबारा रिपीट करना एक बार। समीर सहारे, ये बहुत आसान है बच्चे। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है एक से अधिक बार, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ अनुप्रास अलंकार आप अपने आप से निकाल सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा रही हूँ, बाकी आप अपने आप से लिख सकते हैं पुस्तक में से देख कर। ठीक है, तो आपको मैं बता रही हूँ, समीर सहारे है, जैसे नीड निज है, इसमें आपको दिख रहा है कि न और स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला विशेष लिखिएगा, हेम कुंभ में, हेम कुंभ में रूपक अलंकार, हेम कुंभ में रूपक अलंकार, जब जग अनुप्रास अलंकार, जग जग कर में अनुप्रास अलंकार। उसके बाद लिखिएगा दोनों ही पंक्तियों में, अंतिम दोनों पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। अंतिम दोनों पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। वीडियो ऑन कर दीजिए, साथ में संख्या धीरे से सब लोग लिख पा रहे हैं।
मानवीकरण को स्पष्ट कर लीजिएगा। सुखों की वर्षा करने वाली उषा रूपी देवी और नींद की खुमारी में डूबे तारों का सुंदर मानवीकृत वर्णन किया गया है। नींद की खुमारी में डूबे तारों का सुंदर मानवीकरण किया गया है। शांत लिखिएगा। शांत रस के द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं, शांत रस के द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं को संप्रेषित किया गया है। इसके बाद लिखिएगा, बरसाती आंखों के बादल द्वारा भारतीयों के मानवीय गुणों और जीवन मूल्यों की ओर संकेत दिया है। बरसाती आंखों के बादल द्वारा भारतीयों के मानवीय गुणों और जीवन मूल्यों की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, ये लगभग सभी पॉइंट्स मैंने आपको लिखवा दिए जो आपको 2-3 तरीके से काम में आएंगे और अच्छी तरह से इनको लिख लीजिएगा। ये भाव पक्ष, कला पक्ष, काव्य शोषण का प्रश्न आएगा, उसमें काम आएंगे। अभिव्यंजनाशील भी शैली पर या शिल्प पर अकेले से प्रश्न पूछे जाते हैं तब भी ये काम आएगा और सब इसकी व्याख्या में भी ये विशेष रूप में लिखा जाएगा। तो ये आपका पाठ समाप्त होता है। मैंने आपको पाठ के व्याख्या लिखवा दी है। व्याख्या के आधार पर आप सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अपनी भाषा में उन प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करें और कापियां मुझे काम करके फटाफट अपना कार्य जमा करें। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मौखिक श्रवण वाचन कौशल परीक्षा पर। मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि आज की कक्षा से हम अपनी मौखिक श्रवण वाचन कौशल परीक्षा को प्रारंभ करेंगे और साथ ही मैंने ये भी संकेत दिया था कि आपकी जो ये परीक्षा है इसके साथ साथ हम पुनरावृत्ति का कार्य भी आरंभ करेंगे और इसके लिए हमने पुस्तक चुनी थी अंतराल के तीसरा पाठ मिस कुंवर की माटी। तो अपनी अपनी पुस्तकें खोल लीजिएगा, वीडियो ऑन करिएगा, इसके आपको अंक मिलेंगे और ये अंक आपकी वार्षिक परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा परिणाम होगा उसमें जुड़ेंगे। तो कृपया इसके लिए लापरवाही न बरतें और ध्यान से उत्तर देने का प्रयास करें। जो बच्चा पढ़ रहा है ध्यान से सुनिएगा, मौखिक श्रवण वाचन कौशल परीक्षा से तात्पर्य क्या है। मौखिक श्रवण वाचन कौशल परीक्षा के माध्यम से एक तो हम आपके वाचन कौशल को चेक करेंगे कि आप कितना शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं हिंदी के शब्दों का, कितनी शुद्धता से आप पाठ को पढ़ पा रहे हैं। दूसरा, आप उस पढ़े गए अंश को कितना समझ पाए हैं, ये जांचने के लिए आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और बाकी के बच्चे, ये तो जो पढ़ रहा है उसके लिए हो गया, बाकी के बच्चे जो उसको सुन रहे हैं उसे सुनकर के उन्होंने कितना समझा है, उसे सुनकर के उन्होंने कितना समझा है, उसके आधार पर उनसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो उत्तर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि जो बच्चा पढ़ रहा है केवल उसी की परीक्षा हो रही है, बाकी सब फ्री हो गए हैं।
ऐसा नहीं है। जो पढ़ रहा है उसके साथ साथ बाकी लोग सुन रहे हैं। श्रवण का मतलब होता है सुनना। सुनने के आधार पर आपने कितना समझा उसे, उसकी जांच की जाएगी आपसे पूछे गए प्रश्नों के द्वारा। तो इस तरीके से एक जो गद्यांश पढ़ा जाएगा उसमें पूरी कक्षा का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उसमें पूरी कक्षा की भागीदारी रहेगी। और इस प्रकार से मैंने इसीलिए कहा था कि आप सभी लोग परीक्षा के लिए तैयार होकर के केवल सोचिएगा कि अनुक्रमांक के अनुसार परीक्षा ली जाएगी और जो विद्यार्थी उपस्थित है उनके 0 अंक आज की कक्षा के आधार पर लगा दिए जाएंगे। ठीक है, तो उपस्थिति हमने ले ली है कि कितने बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। आज की तारीख में उन्हीं विद्यार्थियों के अंक लगाए जाएंगे जो आज उपस्थित हैं और कक्षा में पूर्णतः सम्मिलित हैं। तो बिस्कोर के पाठ खोल लीजिएगा फटाफट अपनी पुस्तकों में। सबके पास पुस्तक अवेलेबल है? पहले तो ये बताइए, कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास पुस्तक ही ना हो? अगर नहीं है तो अपने मोबाइल में पुस्तक निकाल लीजिए, नेट पर सब चीजें अवेलेबल है। जब क्लासेस आपकी शुरू हुई थी तब मैंने आपको नेट का लिंक भेजा था, एनसीईआरटी का पुस्तकों वाला। अगर किसी के पास नहीं है तो वो उससे सहायता से खोल सकते हैं। ठीक है, अब पाठ 3 अपना निकाल लीजिएगा और पाठ 3 में जो पाठ का परिचय दिया गया है हम वहां से पढ़ना शुरू करेंगे और उसके आधार पर मैं छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछती चलूंगी। उन लघु प्रश्नों को आप लिखते भी जाइएगा। जो भी प्रश्न कक्षा में पूछे जा रहे हैं वो सभी प्रश्न सभी विद्यार्थियों की पुस्तिकाओं में उत्तर सहित लिखे हुए होने चाहिए। हाँ जी देवांशी कहिएगा। मैम वो ना सुहानी के नेटवर्क इश्यू हो रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, जिसकी प्रॉब्लम हो रही है आप उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आप अपनी कक्षा में ध्यान दीजिए क्योंकि अब परीक्षा शुरू हो रही है, आप ध्यान नहीं दे पाएंगे तो मुश्किल होगी आपको उत्तर देने में। और बाकी सब वीडियो ऑन रखिएगा, वीडियो ऑन रखिए। जो कर सकते हैं उनका वीडियो ऑन होना चाहिए और साथ साथ मुझे रिस्पॉन्ड करते रहिए, थम्स अप करके बताते रहिए कि आपने सुन लिया है, आपको समझ में आ रहा है। ऐसे मजा नहीं आता है। अगर कोई खास समस्या नहीं है तो अपनी वीडियो ऑन कर दीजिएगा। उमंग, फराज, कशिश और ध्रुव जैन जल्दी से वीडियो ऑन करिए बेटा। चलिए शाबाश। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे बिस्कोहर की माटी पाठ की। सबसे पहले तो यही बता दीजिएगा, आप में से कौन बताएगा कि बिस्कोहर की माटी पाठ के रचयिता कौन है, किसने लिखा है ये पाठ? विश्वनाथ त्रिपाठी। शाबाश, विश्वनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया पाठ है और विश्वनाथ त्रिपाठी जी अभी भी साहित्य की सेवा में संलग्न है और इतनी बड़ी अवस्था के बावजूद भी वो पूरी समर्पण भाव से हिंदी सेवा में जुटे हुए हैं अभी भी। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके विद्यार्थी रह चुके हैं। मैंने आपको कक्षा में बताया था कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी हमारे गुरु रह चुके हैं। जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो हम हमारी कक्षाएं लेते थे विश्वनाथ त्रिपाठी जी। तो हम पाठ के ऊपर आते हैं, बिस्कोहर की माटी। कोई ये बताएगा कि बिस्कोहर की माटी पाठ किस पुस्तक का अंश है? बिस्कोहर की माटी पाठ किस पुस्तक का अंश है? हर्षित आप बताएंगे? मैं बताऊं? हेलो, कौन बोल रहा है? प्रिया बोल रही है? कशिश, हाँ कशिश बोलिए। कशिश शर्मा बोल रही है, हाँ बोलिए। मैम नंग तलाई का गाँव। हाँ जी, नंगा तलाई का एक गांव। कशिश शर्मा ने शिमला से उत्तर दिया है भाई, शिमला से उत्तर आ रहा है कि नंगा तलाई का एक गांव। ये किस रूप में लिखी गई पुस्तक है ये भी बताएंगे कशिश शर्मा आप? किस आत्मकथा और आत्मशैली। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, शाबाश। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया पाठ है और बहुत सही जवाब दिया कशिश शर्मा ने। आप लोग ये प्रश्न सब लोग लिखते रहिएगा। जो जो प्रश्न कक्षा में पूछे जा रहे हैं वो सब आपकी पुस्तिका में लिखे होने चाहिए, उत्तर सहित। केवल प्रश्न ही नहीं, उत्तर भी लिखे होने चाहिए। ठीक है बच्चों? तो अभी तक हमने 3 प्रश्न किए, बहुत अच्छे जवाब आप लोगों ने दिए, शाबाश उसके लिए। और उसमें प्रिया और कशिश की भागीदारी रही है बहुत अच्छे से। तो बिस्कोहर की माटी पाठ
विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया पाठ है, जो उनके द्वारा रचित आत्मकथा नंगा तलाई का एक गांव से लिया गया अंश है। तो इसकी शैली कौन सी हो जाएगी? आत्मकथा से लिया गया अंश है, तो कौन सी शैली हो जाएगी? कौन सी शैली हो जाएगी बेटा? मैम नवीन शैली। आत्मकथात्मक शैली। कौन सी शैली आप बोल रहे थे बेटा? आप ठीक से नहीं बोल पाए, कौन बोला था? आत्मकथात्मक शैली। चलिए मैंने जवाब दे दिया, अब इसके नंबर तो मुझे मिलेंगे, ठीक है? इसके नंबर तो मेरे हो गए, अब आपके नहीं। तो लिख लीजिएगा कि बिस्कोर की माटी पाठ आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया पाठ है। चलिए हर्षित, अब अपनी पुस्तक से इस पाठ का जो पहला गद्यांश है उसकी आप वाचन करिएगा। हर्षित सुन रहे हैं? मेरे पे दूसरी वाली बुक है, बुक ही नहीं है। कौन सी वाली बुक है? आरोहण। आरोहण के बाद ही, आरोहण के बाद ही तो ये वाला पाठ है। मैम मेरे आरो- पास अंतराल इस बुक में मैम है ही नहीं चैप्टर ये। कौन सी बुक लेके बैठे हो बेटा? अंतराल। दिखा दो मुझे, किताब दिखाओ कौन सी है आपकी, दिखाइए मैम मुझे दिखा ऊंचा दो। करके किताब, किताब ऊंची करके दिखाओ। कृतज्ञ आपके पास पुस्तक है? यस मैम। आप पढ़ दीजिए बेटे बिस्कोर की माटी का पाठ परिचय का पहला गद्यांश। शाबाश, शुरू। बाकी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे, उसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तैयार रहिएगा। जहां मैं कृतज्ञ को रोकूंगी, कृतज्ञ और कृतज्ञ के अलावा किसी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप सब सचेत रहिएगा। चलिए शाबाश कृतज्ञ। पूरब टोले के पोखर में कमल फूल थे। बेटे मैंने आपको पाठ परिचय से शुरू करने को कहा है। पाठ परिचय जो लिया है ना आगे, ऑरेंज कलर के बॉक्स में जो परिचय दिया गया है, उसको आप पहले पढ़िएगा। ओके मैम। बिस्कोहर की माटी। हाँ जी, त्रिपाठी द्वारा रचित उनकी आत्मकथा थोड़ा सा अपना माइक अपने मुंह के पास ले आइए तो अच्छे से आवाज आएगी, आवाज हिल रही है आपकी ना। हाँ, आप पढ़िए। बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित उनकी आत्मकथा नंगा तलाई का गाँव का एक प्रमुख अंश। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज कृतज्ञ रुक जाइए बेटा, आवाज क्लियर नहीं है। फराज आपके पास पुस्तक है? मैम नहीं, अभी नहीं है। ये गलत बात है ना, कितने दिन से मैं लगातार बोल रही हूँ। अनीश के पास पुस्तक है? मेरे पास है। कौन बोला? मैम। हाँ बोलिए मेरे आप पढ़िए अनीश। अनीश आप पढ़िए। कृतज्ञ आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आप सुनिएगा ध्यान से, प्रश्नों के उत्तर के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है? हाँ पढ़िए अनीश फटाफट। बिस्कोहर की माटी। बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित उनकी आत्मकथा नंगा तलाई गांव का एक प्रमुख अंश है। इसमें लेखक ने अपने गांव, वहां के जीवन तथा आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन किया है, लेकिन लेखक ने अपनी माँ के विषय में लिखा है। एक ओर वह प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता है, तो दूसरी ओर ग्रामीण जीवन की विषमताओं को भी उजागर करता है। गांव में पाए जाने वाले फूलों तथा विषैले सांप बिच्छुओं का भी वर्णन लेखक ने किया है। बस रुक कुल जाइए, मिलाकर लेखक ने रुक जाइए अनीश। आपके पास शायद मैम एनसीईआरटी नहीं है, शायद आपके पास है ना। मैम बुक में नहीं आपके मैम, पास कोई कैपिटल या कोई और किताब है? बाकी बच्चों में यस से मैम। किसी मैम के मैं पास पढ़ूं? एनसीईआरटी है? किसी के पास? मैम मेरे पास है। हाँ तृप्त आप पढ़िएगा, इसी अंश को दोबारा से पढ़िएगा, फटाफट जरा पढ़िए, प्रश्नों के लिए बिस्कोहर की तैयार माटी। रहिएगा, और जो प्रस्तुत पढ़ रहे पाठ हैं उसको बिस्कोहर समझ की करके माटी। पढ़ना है। हाँ पढ़िए। प्रस्तुत पाठ बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नांगतलाई का गांव का एक अंश है। आत्मकथा शैली में लिखा गया यह पाठ अपनी अभिव्यंजना में अत्यंत रोचक और पठनीय है। लेखक ने उम्र के कई पड़ाव पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं और पाठक तथा पहुंचाने की कोशिश की है।
बस अब यहीं रुक जाइएगा तृप्त, तृप्त यहीं रुक जाइएगा। अगर मैं आप ही से ओके मैम। तृप्त प्रश्न पूछती हूँ कि इस पाठ के माध्यम से लेखक ने गांव से जुड़ी हुई किन किन चीजों को समेटने का या ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई किन किन चीजों को समेटने का प्रयास किया है, बताइएगा। इसी अंश के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बाकी बच्चे प्रश्न नोट करते रहिएगा और आपस में शेयर करके पूरा कर लीजिएगा क्वेश्चन बैंक अपना। ये हम प्रश्नोत्सव खेल रहे हैं। कौन सा उत्सव खेल रहे हैं? प्रश्नोत्सव। ठीक है। अब प्रश्नोत्सव के अंदर आप सब अपने अपने प्रश्नों को भी समाविष्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर आप लोगों के मस्तिष्क में कोई प्रश्न आता है तो आप भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका स्वागत होगा। आप जवाब दीजिएगा। तृप्त, तो आपको समझ में आया मेरा प्रश्न? अरे तृप्त का तो ये लीव हो गई है मीटिंग ही। और कोई जवाब देगा इस प्रश्न का उत्तर का? ऐसा तो नहीं है कि प्रश्न के जवाब देने के नाम पर नेट का डिस्कनेक्शन हो जाता है? ऐसी चीज तो नहीं मैम है वहाँ ना? के जहरीले जानवरों के बारे में, हाँ जी, पेड़ पौधों के बारे में, इन सब के बारे में कहा है। ठीक बताया, लेकिन आपने जो ये गद्यांश पढ़ा है उसको पूरा नहीं सुना शायद। यहाँ से आके आपके पास पुस्तक नहीं है इसलिए आप पूरा नहीं समेट पा रहे हैं। आपने केवल 2 बिंदुओं पर लोक प्रकाश डाला कथाओं है। लोक मान्यताओं के बारे शाबाश। ग्रामीण जीवन से जुड़ी जो लोक कथाएं हैं, लोक मान्यताएं हैं और उनकी जो जीवन शैली है उस पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई लोक कथाओं, लोक मान्यताओं, जीवन शैली को हमारे तक पहुंचाने का प्रयास इसके माध्यम से किया गया है। चलिए एक सामान्य सा प्रश्न पूछते हैं हम आपसे कि आज के परिवेश में इस पाठ की क्या प्रासंगिकता है। ये मैंने आपको शब्द पहले स्पष्ट किया हुआ है कि इस पाठ को आज के जमाने में पढ़ने पढ़ाने की क्या प्रासंगिकता है, क्या उद्देश्य है, कोई पर्पज है इसका? क्यों हम बिस्कोहर की माटी, तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी का अपना बचपन का जुड़ा हुआ गांव है जहाँ वो जन्मे पले बड़े, उससे हमें क्या लेना देना? हम क्यों उसको पढ़ें? क्या उद्देश्य है कि हमें वो पढ़ाया और सुनाया जा रहा है? बताइएगा। शाबाश। बिल्कुल मैम सामान्य सा। हमें हाँ, प्रकृति से मैम हम जो लोग हैं आजकल के वो प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं। हम जो जीवन जीते हैं और जो पहले का जीवन था वो बहुत अलग है। पहले के लोग जो थे वो अपने प्राकृतिक से संबंध बना के वहाँ उनका उपयोग करके जीते थे। लेकिन जो हमें आजकल की टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जिससे बहुत सारी परेशानियां होती है। प्राकृतिक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रकृति बोलिएगा। प्रकृति बराबर बोली। नेचर मतलब प्रकृति। प्राकृतिक प्राकृतिक अलग है, एक प्रत्यय जुड़ गया उसमें। तो हम प्रकृति की बात करें। प्रिया ने बहुत अच्छा जवाब देने का प्रयास किया है। इसी को कोई और अच्छी तरह से बताएगा कि आज के युग में क्या प्रासंगिकता है। और आजकल तो विशेष रूप से आप लोग इतने महीनों से अपने घरों में कैद हैं तो उससे और ज्यादा ये चीज जुड़ जाती है। कोई जोड़ने का प्रयास करेगा इस विषय को उस चीज से? फटाफट बोलिए। देखिए जितना जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे, उत्तर देंगे, उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे। इतना भी विलम्ब मत लगाइए, नहीं तो मैं आपके नाम ले लेकर के बोलना शुरू करती हूँ। अनुभव, आप बोलिएगा। अनुभव, आप ना दिखाई दे रहे हैं ना बोल रहे हैं, फिर 0 नंबर हो जाएगा। शून्य, शून्य में तो 0 नंबर आता है। आप शून्य में हैं तो 0 ही नंबर आएंगे। फटाफट से बोलिए। कशिश गुप्ता, कशिश गुप्ता, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट करके जवाब, मैं सबको म्यूट पर डाल रही हूँ। जिसका मैं नाम लूंगी वो अपना अनम्यूट करके जवाब देंगे। ठीक है बेटा? सभी को मैंने म्यूट पर डाल दी, पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है। आप जो जिनका मैं नाम ले रही हूँ वो अनम्यूट कीजिए अपने आप को और जवाब दीजिए। कृतज्ञ, अब आप बोलना चाहेंगे इस प्रश्न का उत्तर? अरे हाँ बोलिए। शाबाश। आज के समय में प्रकृति की और कोई ध्यान नहीं रखता और कृतज्ञ की आज नेट की प्रॉब्लम चल रही है, आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अनुभव पवार, आप बोलेंगे। हर्षित वापस आ गए। अनुभव हम आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए।
क्वेश्चन मैंने ये बोला है कि जो बिस्कोहर की माटी पाठ है, अभी हमने चर्चा की कि ये ग्रामीण संस्कृति से जुड़ा हुआ पाठ है, तो इसको पढ़ने की क्या प्रासंगिकता है? आज हमारे को ये पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, इसकी क्या प्रासंगिकता है? सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है बात को। क्या करने की कोशिश की गई है? दोबारा से दोहराइए, समझ में नहीं आया। स्पष्ट कीजिए अनुभव। देखिए, बोलने में संकोच तो नंबरों में भी संकुचित हो जाएंगे नंबर। जो बच्चा, शर्मा, हाँ कशिश को बोलो, बोलेंगी। बोल कशिश। मैम, ग्रामीण उत्सव में इसमें चैप्टर में बता रहे हैं कि जैसे पहले के लोग जड़ी बूटियां वगैरह यूज करते थे, अब आज इस टाइम पे हम कोरोना के टाइम पे कोई दवाई नहीं हो रही है यूज, पर हम जड़ी बूटियों का यूज करके काढ़ा वाड़ा अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। पहले के लोग जो थे वो प्रकृति से जुड़े रहते थे, उन्हें पता था कि मतलब प्रकृति का महत्व क्या है, पर आज के लोग प्रकृति को खराब करने में ही लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया। अब ये प्रकृति की गोद से उत्तर आ रहा है, प्रकृति की गोद शिमला में बैठे हुए जो उत्तर आया, कितना सही उत्तर आया है। शाबाश कशिश, आपने बिल्कुल सही दिशा देने की कोशिश की है। इसी को प्रासंगिकता कहते हैं कि आज के जमाने में हम उस विषय को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या उद्देश्य है उसको पढ़ाए जाने का। देखिए, हम अपने शहरी जीवन को जीने वाले लोग प्रकृति से कट गए, और जो प्रकृति हमें प्राप्त हुई, स्वतः हमें नेचर की तरफ से प्राकृतिक तौर पर जो चीजें प्राप्त हुई, हम उनको नष्ट करके अपने माया जाल में स्वयं को उलझाते चले गए और कंक्रीट